मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में। ये एक नई सीरीज़ है। ये जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स 2021 के लिए। अगर यूपीपीसीएस या यूपीएससी से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम्स, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वो है जुडिशल एक्टिविज्म एंड जुडिशल ओवररीच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप जीएस पेपर 2020 का देखो मेंस का, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपके पास ऑप्शनल है, तो सिमिलर ग्राउंड्स पे क्वेश्चन आए थे। एक ही क्वेश्चन दोनों में आप स्पॉट कर सकते हो आराम से। ठीक है, एक तो जुडिशल ओवररीच का पॉलिटिकल साइंस के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया था। जीएस पेपर 2 में थोड़ा घुमा के उन्होंने बोला था। तो यहाँ पे जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जो स्टे करता है इम्प्लीमेंटेशन, जो 3 फार्म लॉज के थे, वो बहुत लोगों ने देखा गया है कि ये एक तरह से जुडिशल ओवररीच पे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जुडिशल ओवररीच ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें ये एक जो बैलेंस ऑफ पावर है, सेपरेशन पावर है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है एज अ लेजिस्लेचर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसको समझेंगे अच्छे से तो बने रहिए। जुडिशल एक्टिविज्म होता क्या है? जुडिशल एक्टिविज्म एक जुडिशल फिलॉसफी है जो मोटिवेट करती है जजेस को कि वो डिपार्ट करें, मतलब अपना जो ट्रेडिशनल रोल्स है उससे थोड़ा हट के कुछ ऐसा करे जो कि प्रोग्रेसिव हो सोसाइटी के लिए और नया सोशल पॉलिसीज़ बनाए। ठीक है, जुडिशल एक्टिविज्म जो है मैनिफेस्टेड होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, और ये एक्टिविज्म इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि ये कंपेल करता है अथॉरिटी को कि उनको काम करना चाहिए, या कभी डायरेक्शन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इस चीज़ को देखो। अच्छा, ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हुए हैं या एग्जांपल्स अगर आपको कोट करने तो आप ये देख सकते हो। पहला है कि डायरेक्शन जो सेंटर टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी जो कि हैंडल करे ड्राउट लाइक कंडीशन। दूसरा, कि सेंटर को डायरेक्ट करे कि बैड लोन्स का एक पैनल बनाओ। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है कि रिफॉर्म बोर्ड लाओ जो कि कंट्रोल करे क्रिकेट को। ठीक है, एक प्राइवेट बॉडी है। अच्छा, ये हमने समझ लिया। दूसरा टर्म की बात करते हैं, ये है जुडिशल ओवररीच। ठीक है, जुडिशल ओवररीच बेसिकली थिन लाइन आता है एक्टिविज्म और ओवररीच में। ओवररीच रेफर करता है जब जुडिशल एक्टिविज्म एक्सट्रीम फॉर्म में आ जाता है, कि जुडिशल इंटरवीन करने लग जाता है लेजिस्लेचर के काम में। ठीक है, जहाँ पे आर्बिट्रेरी मतलब अनरीजनेबली वो इंटरवीन कर देते हैं जुडिशरी, जो कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की डोमेन में आता है। ये सिचुएशन जहाँ पे कोर्ट इंक्रोच कर देता है राइट्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से इंस्टेंसेस हुए हैं आप देख सकते हो। पहला है कि डिनाई कर दो एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो कि कोलिजम सिस्टम को हटा के जो बात करे गई थी एनजैक में, उसमें। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि इनवैलिडेटिंग द नेशनल जुडिशल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट 2014। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहा था, उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया था जुडिशरी के द्वारा। ठीक है, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न क्यों बन जाता है? पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि सेपरेशन ऑफ पावर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे ही है, आप देख सकते हो। लक्ष्मीकांत का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप चेक कर लो, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन मैंने डिटेल में कर रखा है। तो मेन जो समरी है वो है कि 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। बहुत बेसिक है। ठीक है, पर ये जो है ये पावर एक हार्डकोर पावर नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव में इंटरवीन नहीं कर सकता, वो इंटरवीन कर सकता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अब इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन उस वीडियो में कर रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर लो ना। मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आपके भलाई के लिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दे रखी है जो आप देख सकते हो। अब कॉजेस क्या होते हैं जुडिशल एक्टिविज्म या जुडिशल ओवररीच के? तो पहला तो है एसिमेट्रिकल पावर जो स्ट्रक्चर है हमारा। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा पावरफुल बेंच है गवर्नेंस का, जो उसकी जजमेंट होती है बाइंडिंग होती है, और ये स्ट्राइक ये भी रहता है कि वो स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं एक्शन जो कि सही नहीं हो सोसाइटी के लिए, जो कि बेनिफिशियल नहीं हो या कुछ तरह का हार्म पहुंचा रही हो एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ पीपल को। सेकेंड है पीआईएल। पीआईएल एक कॉन्सेप्ट जो था, सॉरी, तो जो पीआईएल कॉन्सेप्ट है उससे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है डिड अवे द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडर्ड। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब है कि नो वन एक्सेप्ट द अफेक्टेड पर्सन कैन अप्रोच अ कोर्ट फॉर अ लीगल रेमेडी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लैटिन टर्म है लोकस स्टैंडर्ड। तो ये सिर्फ एम्पावर करता है इफेक्टिव पार्टी को और या उनके कोई भी रिश्तेदार को कि वो उनके बिहाफ पे अप्रोच कर सकते हैं। पीआईएल परमिट करता है कोई भी मेंबर ऑफ सोसाइटी को कि वो किसी भी अनजस्टिस के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो लोगों की इसी वजह से एक्सपेक्टेशन हाई है। इससे क्या होता है कि जो डिमांड्स फॉर जुडिशल इंटरवेंशन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि पीआईएल के केसेस बढ़ जाते हैं इसलिए, ठीक है। और वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन देते हैं ताकि वो कंप्लाइंस लाए स्टैचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो पीआईएल एक नया डायमेंशन देता है जुडिशल इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है, ताकि ये स्ट्रेंथन करे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। लैक साइडिकली अप्रोच ऑफ अदर ऑर्गन, ये जो लैक फंक्शनिंग है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए, ये कभी कभार क्या होता है कि आपने देखा होगा करप्शन के केसेस बढ़ जाते हैं, डिले हो जाते हैं, या कुछ चीज़ें हो नहीं पाती टाइम पे। तो गवर्नेंस में एक वैक्यूम बनता है, तो ये वैक्यूम को जो फिल करता है वो जुडिशरी करता है। जैसे इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा दिया रहा है कि 1997 में जो विशाखा गाइडलाइंस जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट जो को प्रिवेंट करने के लिए वर्क प्लेस में, वो एक आउटकम था इनएबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर जो एड्रेस करे इस मैटर को, ठीक है। अदर फैक्टर्स क्या है कि जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है लोगों की, राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, एक्टिव मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े सारे एक्टिविस्ट हैं जो जुडिशल पीआईएल फाइल करते हैं, जिसकी वजह से जुडिशरी को भी एक्टिव रहना पड़ता है। पर कंसर्न्स भी हैं इसकी वजह से, उसको समझ लेते हैं कि कंसर्न्स क्या है। जुडिशल एक्टिविज्म जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत करा है, ठीक है, और वो बड़ी सारी अच्छी चीज़ों में मिल गई, लेकिन कंसर्न्स हैं। इन मोस्ट केसेस जो जुडिशरी है उसने एक्सेसिवली पावर को यूज़ करा है, विच कैन नेवर बी ट्रीटेड एज जुडिशल एडजुडिकेशन, की उनकी जुडिशन में कभी कभार वो बियॉन्ड द बाउंड्री चले जाते हैं, ठीक है, इवन विद इन द नॉर्मल बाउंड्स ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म। सच ओवररीच हैज़ गिवन राइज टू वेरियस कंसर्न। कंसर्न क्या है? पहला कि भाई जो डॉक्ट्राइन है सेपरेशन ऑफ पावर वो इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि हर की एक इंडिपेंडेंस है, हर ऑर्गन्स की एक इंडिपेंडेंस है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 142 को बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा पावर को, तो इससे इम्बैलेंस क्रिएट होगा। फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ पावर से डॉक्ट्राइन हिल जाएगा जो सेपरेशन ऑफ पावर का है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है, अगर आप केशवानंद भारती केस को अच्छे से जानते हो। सेकंड जो पॉइंट है वो है नेग्लिजेंस, जो कि चैलेंजेस फेस कराया जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जो वर्क होता है लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का वो चैलेंजिंग होता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि उनको डिपेंड होते हैं वो लोग 4 F पे, फंड, फंक्शन, फ्रेमवर्क एंड फंक्शनरी। समटाइम्स जो जुडिशरी पास करता है ऑर्डर, वो इन चीज़ों को देख के नहीं करता, ठीक है। वो ऑर्डर हार्म कर सकते हैं इकोनॉमी को, और वो इम्पैक्ट कर सकते हैं ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द पीपल को। इसमें एग्जांपल जो दे रखा है वो है कि कैंसिलिंग ऑफ कोल ब्लॉक्स जो एलोकेशन था, और जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है वो एक मेजर कॉज है पुअर हेल्थ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंडिया के। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अकाउंटेबिलिटी कम है जुडिशरी की।
में जो पॉइंट बोला जा रहा है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में जुडिशरी का, कि जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं है पीपल को, क्योंकि पीपल इलेक्ट नहीं करते जुडिशरी को, जैसे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में करते हैं। तो जुडिशरी के पास ऑल दो वैसे पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, लेकिन जुडिशरी एवेट कर सकती है पब्लिक क्रिटिसिज्म से बहुत सारी चीज़ों में, इसलिए अकाउंटेबिलिटी लोगों की नहीं होती। सेकेंड है थ्रेट टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी। अगर वो लेजिस्लेचर डोमेन में एंटर कर रहे हैं तो ये इनेबिलिटी दिखाता है कि आप अपहोल्ड कर रहे हो लॉ को, जो कि डिमिनिश हो सकता है, जो इमेज है जुडिशरी की वो ख़त्म हो सकती है या हैम्पर हो सकती है। वे फॉरवर्ड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट वेरी ओकेजन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट पास करी है, बट यहाँ पे जुडिशल रिस्ट्रेंट भी लगाना ज़रूरी पड़ जाता है। जुडिशल एक्टिविज्म अप्रोप्रिएट है जब वो जुडिशरी के अंडर आता है, ठीक है, पर वो जुडिशरी ओवररीच नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है रेगुलेशन ऑफ एनजीओज इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टाइट करा है ओवरसाइट फंड्स को जो रिसीव करते हैं बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। न्यूज़ में और ज़्यादा घुसते हैं हम तो उसमें पता चलता है कि एमएचए ने बहुत सारी एक गाइडलाइंस निकाल दी है और चार्टर निकाला है कि जो एनजीओज हैं या बैंक्स को है उनको नए प्रोविज़न में कंप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है FCRA 2010 में जो अमेंडमेंट्स करे गए हैं, ठीक है। जो चार्टर है बैंक्स को बोलता है कि जो डोनेशन रिसीव होते हैं इंडियन रुपीज़ में एनजीओ के जो एनजीओ को मिलते हैं कहाँ से, फॉरेन सोर्स है या कोई भी सोर्स जो एलोकेट होता है इंडिया में एट द टाइम ऑफ डोनेशन, वो ट्रीट करा जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ऑल्सो ये स्टेट करता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुआ है वो बैंक के थ्रू होगा, ठीक है, और एनी वायलेशन ऑफ एनजीओ और बाय द बैंक में इनवाइट टू पेनल्टी, जो कि दिया गया है FCRA में। एनजीओ और इनकी इंपॉर्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एनजीओ जो डिफाइंड है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिफाइंड है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली होती है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रमोट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन एक कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बट एक लीगल स्टेटस होता है इनका, एक ये रजिस्टर्ड होते हैं ट्रस्ट के अंदर या सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड नॉन प्रॉफिट कंपनी के द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करूँ तो एनजीओ बैक्ड किस चीज़ों में है, एक तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C, ठीक है। तो ये क्लॉज C बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलाउ करता है फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सेकंड है आर्टिकल 43, ये आपका DPSP का है जो प्रमोट करता है कोऑपरेशन रूरल एरियाज़ में। सेकंड लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट आपको पता है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में है आपका चैरिटेबल और सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में मेंशन है। अब क्यों ज़रूरत है रेगुलेशन करने के लिए, क्योंकि मिसयूज़ होता है फॉरेन फंड्स का, गवर्नमेंट चेक करती है जो मिसयूज़ होते हैं फॉरेन फंड्स को, बिकॉज ये हैम्पर कर सकते हैं कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को। फॉरेन मनी जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिसी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को। फॉर दिस रीज़न द गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है 14,500 NGOs, और जो रजिस्टर्ड हैं FCRA को वो रिसीव CRA के जो अंदर फंड रिसीव करते हैं गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है 14,500 NGOs को। सेकंड जो पॉइंट है नॉन कंप्लायंस की, जो लेस देन 10% जो NGOs है जो कंप्लायंट है रूल्स के लिए और जो उसमें मोर देन 90% जिसने सबमिट नहीं करा बैलेंस शीट, उनको दे आर सपोज उनको ज़रूरत है कि वो अपनी शीट जो बैलेंस शीट है सबमिट करें, जो कि होगा रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ को। लास्ट पॉइंट जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है हैम्परिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। IB की रिपोर्ट जो बात करती है NGO जैसे ग्रीन पीस हो गया, MST हो गया, वो एक टूल बनाती है फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट जो होती है वेस्टर्न गवर्नमेंट की, जो अक्यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन एगिटेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने पर्सनल मोटिव की वजह से। और ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं ये इंडिया की GDP पे कॉस्ट करते हैं 2 to 3%, ठीक है। रीजनल रिलीजियस और कल्चरल इंक्रोचमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि NGO जो होते हैं इंक्रोच करते हैं ट्रेडिशन और कल्चर पे और पीपल को मिसयूज़ करते हैं ताकि वो फॉरेन नैरेटिव को सेल आउट कर सकें, ठीक है। गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कंपैशन इंटरनेशनल
फ्रॉम फंडिंग इंडियन एनजीओस, ठीक है, क्योंकि ये वैसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो रिलीजियस कन्वर्जन की एलिगेशन पे लगी थी कंपैशन इंटरनेशनल को, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोविजन रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ एनजीओस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा एक एक्ट है 1999 में है, ये सर्टन एनजीओस के लिए है जो रजिस्टर्ड है फेमा के अंडर, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्पर्स फॉरेन फंड्स जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। फेमा बेसिकली रेगुलेट करता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था, कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है लॉज जो फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड हो, और इनका ऑब्जेक्टिव ये है फैसिलिटेट करे एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करता है कि यहाँ पे सेपरेट लॉ होना चाहिए एफसीआरए के लिए जो 2010 में है, और ये इनैक्ट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो मॉनिटर करेगा फॉरेन फंड्स को, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एफसीआरए जो 2010 में है, ये फॉरेन फंडिंग जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है वो रेगुलेट करेंगे। एफसीआरए सॉलिडेट करते हैं लॉ को जो रेगुलेट करेंगे एक्सेप्टेंस यूटिलाइजेशन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के होंगे इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन या एसोसिएशन। जो न्यू रूल्स हैं एफसीआरए 2020 के अंडर, वो किस रिलेशन में बात करते हैं। पहला है कि ये प्रोहिबिट करता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो कि वन एनजीओस टू अनदर होता है, ठीक है। डिक्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होता है फॉरेन फंड्स में जो कि 50 से 20% होता है। मेकिंग आधार कार्ड जो आधार कार्ड है मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है कॉपी ऑफ पासपोर्ट, और ओसीआई के लिए एक कार्ड जो आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो एक अकाउंट में डेजिग्नेशन होंगे बैंक में, और उसका नाम होगा एफसीआरए अकाउंट जो कि एक ब्रांच के साथ लगा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। लास्ट जो पॉइंट है वो है इंसर्शन ऑफ रूल 9 जो कि डील करता है रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन जो रिसीव करें फॉरेन फंड्स को और स्टॉप करे यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स थ्रू इंक्वायरी। एक क्रिएशन जो है नीति आयोग ने एक अपॉइंट करा नोडल एजेंसी किस पर्पस के लिए कि रजिस्टर करे एक्रेडिटेशन करे एनजीओस का जो सीख कर रहे फंड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आयोग है उनको जो टास्क दिया है ये मेंटेन करता है डेटाबेस जो मैनेज करता है और डिसैमिनेट करता है इंफॉर्मेशन जो रिलेट होते हैं एनजीओस के द्वारा, ठीक है। बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है 1948 का इम्पॉर्टेंट है। एनजीओस जो रजिस्टर होते हैं बॉम्बे शॉप्स के अंदर या उनको मस्ट एक मिनिमम बेसिक वेज मिलना चाहिए, और वो एम्प्लॉयज़ को एक स्ट्रेंथ होना चाहिए जो प्रोवाइड करा जाना चाहिए। 2005 का जो आरटीआई एक्ट है वो भी लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात करता है एनजीओ की रिसीविंग के लिए वो सब्सटेंशियली फाइनेंसिंग होना चाहिए गवर्नमेंट से, और ये एक इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक के डोमेन में। इश्यूज़ क्या है जो फेस करते हैं एनजीओस, पहला है कि उनको फंड एक्सेसिबिलिटी नहीं है। न्यू रूल से क्या होगा कि जो बड़े सारे एनजीओस हैं उनको फॉरेन फंड का एक्सेस नहीं मिल पाएगा अंडर दिस स्कीम जो रिसीव करते हैं बड़े सारे एनजीओस से, बड़े सारे डोनर एजेंसी से, और ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ऑल्सो जो ओवर डिपेंडेंस है फंड्स पे फ्रॉम गवर्नमेंट डाइल्यूट करता है विलिंगनेस एनजीओ के लिए कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोले, क्योंकि इवेंचुअली फंडिंग गवर्नमेंट से मिल रही होती है। सेकंड रिस्ट्रिक्शन टू एक्सप्लोर ये है कि जो अमाउंट है एनजीओ का वो स्पेंड कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो कट ऑफ हो गया है 50 to 20%, जो कि स्मॉलर एनजीओस में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो एम्प्लॉय करे स्टाफ को या कोई एक्सपर्ट को हायर करे या इम्प्लीमेंट करे स्ट्रैटेजीज जो रिक्वायर्ड हो सकती है ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्टेंस। अब क्या है कि नया रूल्स जो एफसीआरए के अंडर है एनजीओस के लिए, वो उनको एक अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा विद दिल्ली ब्रांच जो एसबीआई का होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दिल्ली कुछ के लिए जो दिल्ली के पास रहते हैं वो तो इजीली जा पाएंगे, पर जो दूर रह रहे हैं, दूर एनजीओ से, उनको जाने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हैम्पर करेगा डिलीवरी ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम।
तो क्या है कि ओवर रेगुलेशन की वजह से एनजीओज़ का जो एफसीआरए के अंडर आएगा, उनको बड़े सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे विद द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, जो कि होंगे फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर में। लास्ट जो पॉइंट है वो है एक्रेडिशन ऑफ एनजीओ। अब ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के लिए कि वो डिस्टिंग्विश करे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है, किस कॉज के लिए करना चाहती है, और क्या पर्पस है जो गवर्नमेंट सेटअप करे इनके लिए या उनको ग्रांट्स दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड में क्या है, वे फॉरवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एकेडमियंस, एक्टिविस्ट होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उनको एस्टैब्लिश करना चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें ताकि वो एनजीओ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी लाए। यहाँ पे एक बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और एनजीओ के बीच में, ताकि वो डिलीवर करे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इफ़ेक्टिवली, जो कि हैम्पर ना करें इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि रोल ऑफ एनजीओ रेगुलेशंस जो है वो इफ़ेक्टिवली सिक्योर होना चाहिए, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ कंप्लायंस लाना चाहिए, फेयर मीन्स पे होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, नॉन पार्टीशन मैनर में होना चाहिए, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि पब्लिक ट्रस्ट आए और कॉन्फिडेंस आए दोनों में। ठीक है, रेगुलेटर पे भी और एनजीओ पे भी। अच्छा, यहाँ पे आप इसको रेफ़र कर सकते हो, ये मंथली अक्टूबर 2020 में एफसीआरए के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट पे, लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। ठीक है, तो 2 लिंक आपको मिल जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वर्ल्ड वाइड, जो कि जा रहे हैं अब्यूज़ पे, जो मोनोलिस्टिक पावर्स पे हैं, किसके द्वारा, जो बिग टेक फर्म्स के द्वारा, जैसे फेसबुक, गूगल पे। बैकड्रॉप क्या है इसका देख लेते हैं कि जो बड़ी सारी बिग टेक कंपनीज़ है जो यूएसए में है बेस्ड, उनने एक ग्लोबल प्रेजेंस स्टार्ट करा है, जहाँ पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, है कि इनकी डोमिनेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल मार्केट में जो बिग टेक कंपनीज है वो इन्फ्लुएंस भी कर रही है इकोनॉमी को, और सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। ये कंपनीज शेप कर रही हैं सोसाइटी को अपनी तरह। हाउएवर, कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि बड़े सारे रिसेंट टाइम में ऐसी हेट स्पीच फैली है, डिस इंफॉर्मेशन फैली है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैली है, जो इंटरनेट पे वायरल जा रही है, और इसकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे एंटी ट्रस्ट केसेस बिल्ड हुए हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है उनके अगेंस्ट हुई है, जहाँ पे पता चला है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है। तो इसीलिए रेगुलेशन लाना ज़रूरी पड़ जाता है, ताकि अकाउंटेबिलिटी आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो बिग टेक ये जो कंपनीज़ है इसमें कोई भी ऐसी फॉल्स न्यूज़ फैल गई, तो ये एक रेपरकशन डाल सकता है किसी पर्टिकुलर कंट्री पे भी या ग्लोबली भी। ठीक है, एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि एंटी ट्रस्ट लॉज वो लॉज होते हैं जो लॉ प्रिवेंट करते हैं कंपनीज़ को फ्रॉम वर्किंग टुगेदर, जो ताकि वो कंट्रोल ना कर पाए प्राइसेस को। ठीक है, इंडिया एंटी ट्रस्ट लॉ, ये कंपटीशन एक्ट 2002 जो था, ये फुली कॉन्स्टिट्यूट होता है 2009 में, और ये रिप्लेस करता है जो पहले का लॉ था, विच इज़ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का। कंपटीशन एक्ट जो मॉनिटर करता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो मोनोपोलाइज करे कंपटीशन विद इन द मार्केट, और एम करता है, प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स को, स्मॉल एंटरप्राइजेस को, और फ्रीडम देता है सबको। ठीक है, तो लास्ट जो पॉइंट है, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सेटअप हुआ था 2002 में, और ये एक्ट रेगुलेट करता है एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी इन द कंट्री। तो मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ, इसमें दिया नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि 2016 में जब आपका रिलायंस ने जियो निकाला था, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस बहुत कम थे उनके, बहुत ज़्यादा कम थे, जिसकी वजह से बड़े सारे जो एयरटेल है, आपका वोडाफोन है, इनको बहुत लॉस हो गया था। तो इसी वजह से ये एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी हो गई एक तरह से। इसके बाद उन्होंने पैसा बढ़ा दिया था, क्योंकि यह दूसरे कंपनीज की मार्केट को ख़राब कर रहा था, क्योंकि सब जियो को ले रहे थे उस टाइम पे।
तो आज के टाइम पे आपको पता ही है कि अब जियो ने भी बहुत सालों में बहुत प्राइस बढ़ा दिए हैं, वोडाफोन ने भी बढ़ा दिया है। तो ये हाल चल रहा है अभी। अब रोल प्लेड बाय बिग टेक कंपनीज क्या है सोसाइटी में, पॉजिटिव देख लेते हैं, नेगेटिव भी देख लेते हैं, दोनों साइड हम देखेंगे क्योंकि दोनों साइड इम्पोर्टेंट रहते हैं। पहला पॉजिटिव देख लेते हैं, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिग टेक कंपनीज प्रोवाइड करती है सिटीजन को कि वो प्लेटफॉर्म पे आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें। जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, और ये डेमोक्रेटाइज करता है कम्युनिकेशन और वीक करता है जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक ओपिनियन। पॉजिटिव में ये भी ऐड कर सकते हो कि कुछ कुछ न्यूज़ जो मीडिया नहीं दिखाती वो सोशल मीडिया दिखा देती है। डोर स्टेप सर्विसेज, बिग टेक जो है डोर स्टेप सर्विसेज लाता है, जो कि बड़ी सारी चीज़ें होती है, गुड सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, जो कि पॉसिबल हुआ इन्हीं वजह से। जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा कोविड-19 पैंडमिक के दौरान भी। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी बड़ी सारी बिग टेक कंपनी से बनाई है और बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती है और ये इनोवेशन का एक स्कोप देती है। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी बहुत ही मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है कि बिग टेक कंपनीज जो है वो अक्यूमुलेट कर रही है वास्ट अनरेगुलेटेड पावर्स, जो कंट्रोल करता है मीडिया और इकोनॉमिक पावर, जो कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती इसमें। सबसे पहला एलिगेशन है बिग टेक कंपनीज का कि वो इन्फ्लुएंस करती है। ई कॉमर्स बिग टेक कंपनीज होती है या प्रमोशंस जो होते हैं वो बेसिकली मैनेज होते हैं, फेवर करते हैं इन लोगों को, और ये बड़े सारे मर्चेंट्स और प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स को ब्रेक करते हैं मिलियंस ऑफ स्मॉल मर्चेंट्स में। ये इससे क्या होगा कि जो एक्विजिशन ऑफ स्मॉलर और फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है वो स्निप ऑफ कर लेंगी कंपटीशन से बिफोर इट गेट अ चांस टू स्टैब्लिश। फॉर एग्जांपल जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है जो फेसबुक के द्वारा है, और ये मार्क जकरबर्ग के अंदर ही आता है वैसे तो सारा व्हाट्सएप और फेसबुक, ये कंपनीज अपने अंदर एक्वायर कर लेंगी इन लोगों को। ठीक है, व्हाट्सएप आपको पता ही है पहले किसी और का था, लेकिन मार्क जकरबर्ग ने खरीद लिया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि स्मॉल जो ऐप लॉन्चर है या कोई मान लो सक्सेसफुल हो गया तो फिर इवेंचुअली जो बड़े कंपनीज है वो अपने अंडर ले लेंगे। इनसाइड पब्लिक बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिग टेक कंपनीज होते हैं वो हैंडल करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक। इनके पास पावर होती है कि वो मैनिपुलेट करे, अपना नैरेटिव सेट करे, हेट स्पीच बढ़ाए, और ये रिसेंट टाइम में देखा जा चुका है। जैसे सेंटर ने रिसेंटली एक इशू नोटिस करा है ट्विटर पे, जो ट्वीट हो रहे हैं फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग, तो वो एक फॉल्सिफाइड न्यूज़ थी जो कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को वेरीफाई करना चाहिए। इससे एक नैरेटिव भी सेट होता है कि जैसे इंडिया का एक इमेज डाउन होता है, तो क्योंकि ट्विटर हर कोई यूज़ करता है और ट्विटर से ही एक इमेज सेट हो रही है इवेंचुअली। रियलिटी तो जो बाहर के लोग हैं उनको रियलिटी नहीं पता, उनको ट्विटर से पता चल रहा है जो पता चल रहा है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइबर क्राइम बहुत बढ़ जाते हैं जो कि लोग को नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैम भी निकले थे जहाँ पे बड़े सारे बिग टेक कंपनीज के जो ओनर्स हैं, सीईओज हैं, उनके हैक करे अकाउंट और उनसे फिर फंडिंग रेस करने की डिमांड करी गई लोगों के द्वारा, और लोगों ने फंडिंग रेस करी और उसके बाद पता चला कि ये हैक हुआ था और जो लिंक उन्हें दिया था वो हैकर के पास जा रहा था पैसा। वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एब्सेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी लॉज नहीं है वहाँ पे, जिसकी वजह से पर्सनल डेटा जो है यूज़र्स का वो कोई भी ले सकता है विदाउट सीकिंग मीनिंगफुल कंसेंट फ्रॉम द यूज़र, कंसेंट नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हमने देखा कि बड़े सारे नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं बिग टेक कंपनीज ने। तो इसीलिए करंट लीगल और टेक्निकल फ्रेमवर्क चाहिए ताकि हम इसको रेगुलेशन कर सकें। इश्यूज़ क्या हैं रेगुलेशन के लिए, कि पहले है अनकोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ग्लोबली, कि ग्लोबली आप कैसे रेगुलेट कर पाओगे, जोग्राफिकल रीच से बाहर ही है वो। ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई रेगुलेशन फ्रेमवर्क नहीं है जो अकोमोडेट करे बड़े सारे कंट्रीज़ को, और ये एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनाए बिग टेक कंपनीज़ का। सेकेंड है टैक्स अवॉइडेंस, बिग टेक कंपनीज जो है एक्सप्लॉइट कर रही है गैप और मिसमैच जो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के अंदर आता है, BEPS टैक्स रूल्स जो अवॉइड करता है टैक्स पेमेंट। फॉर दिस इंडियन गवर्नमेंट को एक
इक्वलाइजेशन भी लगाना पड़ेगा ताकि वो टैक्स डिजिटल ट्रांजेक्शन को देख पाए और एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो हो रहा है नॉन रेजिडेंट कंपनीज में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेटा प्राइवेसी लॉज नहीं है, इंडिया के पास कोई पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है। ऑल तो बन रहा है लेकिन अभी बहुत स्लो है पेस हमारा। नो सॉवरन कंट्रोल ओवर डेटा, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बिग टेक कंपनीज है वो इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट नो बाउंड्री, तो इसलिए डिफ़िकल्ट बन जाता है कि यहाँ पे कैसे कंट्रोल क्लेम करें उन पे। दूसरा ये है कि वो बिग टेक कंपनीज के पास मल्टीपल सर्वर है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उन पे एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी बहुत सारी कंट्रीज़ को कि वो डेटा लोकलाइजेशन जो प्रोवाइड करें एक मैंडेटरी स्टोरेज करे या प्रोसेस करे डेटा विद इन द टेरिटरी ऑफ द गिवन कंट्री। लास्ट जो पॉइंट है जो आरबीआई ने इशू करा है कुछ डायरेक्शन डिजिटल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के लिए, ताकि वो सिक्योर करे डेटा जो उनके पास है रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम जो कि ऑपरेट हुए हैं उनके द्वारा और स्टोर्ड हुए सिस्टम पे ओनली इन इंडिया, जो कि 6 मंथ्स के अंदर हो। लीगल चैलेंजेस क्या है कि इंडिया का जो करंटली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो बिल्ड हुआ है ऑफलाइन अंडरस्टैंडिंग में मार्केट शेयर पे लिमिट करता है रेगुलेशन और डिजिटल बिजनेस मॉडल बिग टेक कंपनीज का। सेक्शन 79 क्लॉज 2 जो है आईटी एक्ट 2000 का वो करंटली एग्जाम्प्ट करता है ऑनलाइन इंटरमीडिएट्स को लाइबिलिटी में आने के लिए फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी कंटेंट शेयर ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये लीगल चैलेंज है। थर्ड पार्टी बेसिकली कोई भी हो सकता है। रेगुलेशन मैकेनिज्म फॉर बिग टेक कंपनीज ये कुछ हो सकता है आगे जाके, आप इसको देख सकते हो। पहला है कि जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का उस पे आ सकता है कि गवर्नमेंट करे ऑल द एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड हो, कंफर्म करता है जो बड़े सारे इंटरमीडिएट जो बीच के लोग हैं वो प्ले कर सकते हैं एक रोल कंप्यूटर रिसोर्स में और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में। कंफर्म करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो इशू करे डायरेक्शन जो कि इंटरसेप्ट करे मॉनिटर करे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है। ये प्रमोट करेगा एक सस्टेनेबल इनेबलिंग कॉम्पिटिटिव कल्चर जो कि इंगेजमेंट के थ्रू होगा और इन्फोर्समेंट के थ्रू होगा। यहाँ पे डिटर्मिन होगा कि एक टेक एंटिटी के पास ज़्यादा पावर तो नहीं है कि वो अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दे। एम्पावर करेगा कि वो सीआईआई को एम्पावर करेगा, डिवाइड करे डोमिनेंट फॉर्म को कि वो इंश्योर करे कि टेक फॉर्म अब्यूज़ ना करे डोमिनेंट पोजीशन जो कि फाइनली इन्वोक हो जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो बेसिकली एफडीआई के केस के अंडर देखेगा जो बिजनेस टू कंज्यूमर B2C एंटरप्राइज में होगा। ठीक है, कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो अजाइल रेगुलेशन है, बिग टेक जो है उनको स्क्रूटनाइज करना चाहिए जो कि CCI के अंडर होना चाहिए, जो हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो प्रमोट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर के इंटरेस्ट को और मेंटेन करेगा कंपटीशन। सेकंड जो पॉइंट है वो है टैक्सेशन। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो इंडिया में बेस्ड है उनको टैक्स अप्रोप्रिएटली लगाना चाहिए ट्रांजेक्शन में और अर्निंग पे। थर्ड पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी। तो एक डेटा लोकलाइजेशन हमारी जो ड्राफ्ट पे अभी चल रहा है उनको फुल प्राइवेसी प्रोटेक्शन देनी चाहिए। और इंडिया ने अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वर्क कर रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल पे वो एवेलुएट कर रहा है बड़े सारे इश्यूज़। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डायनामिक एंड अडेप्टेबल रेगुलेशन फ्रेमवर्क है कि हमें एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो इंटीग्रेट करे, फ्लेक्सिबल हो, डायनामिक हो और केपेबल हो अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल चेंज जो कि फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ पे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चूजिंग लूप होल्स एंड गैप्स। तो हमें चूज़ करना चाहिए क्लोज जो गैप्स है उसको ख़त्म करना चाहिए, जैसे टेलीग्राम एक्ट है या TRI एक्ट है, IT एक्ट है। बड़े सारे रेगुलेशंस लाने चाहिए ताकि वो एफिशिएंट हो और जो लूप होल्स है उसको ख़त्म कर दे। हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट हमें सबको लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कंट्री का नहीं होगा, सारी कंट्रीज़ जो UN में जाके कहीं भी जाके डिस्कशन कर सकती हैं कि हमें साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ना है। कंक्लूजन क्या है कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डिजिटल नेशन है, तो इसलिए हमें रेगुलेशन लाना चाहिए बिग टेक कंपनीज में और एक ट्रू लीडर की तरह इमर्ज करना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा आप देख सकते हो इक्वलाइजेशन लेवी क्या है। द पर्पस ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी इसलिए होता है क्या कि फेयर कंपटीशन हो, रीजनेबलनेस हो और एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हो कि वो टैक्स करे बिजनेस को जो कि क्लोज एक्सेस पे हो इंडिया के थ्रू डिजिटल ऑपरेशन। इंडिया में इक्वलाइजेशन लेवी जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में हुआ था 6% की रेट पे ऑन पेमेंट रिसीव जो कि होते हैं नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम इंडियन रेजिडेंट जो कि बिजनेस कैरी कर रहे हैं कोई भी प्रोफेशन को इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट और ये प्रमोशन या प्रोविजन हो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस का, ये रिलेटेड सर्विसेज का। ये लिमिटेड है बी टू बी ट्रांजेक्शन पे और ये कंप्लायंस कैरी करता है जो कि रिक्वायर्ड होता है पेमेंट पेयर पे, ठीक है। फाइनेंस एक्ट जो 2020 का आया था वो एक्सपेंड करता है स्कोप ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए होता है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है न्यू लेवी ऑफ 2%। तो ये लेवी इफेक्टिव होता है 1 अप्रैल 2020 से। बोथ बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन जो है कवर्ड होते हैं इसके अंदर, और इसकी जो कंप्लायंस है वो कैरीड होती हैं नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे। रिलेटेड न्यूज़ क्या है इसमें, जो रिपोर्ट पब्लिश होती है यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ये फाउंड करती है इंडिया का डीएसटी विच इज़ डिजिटल सर्विस टैक्स जो रेफर करता है इक्वलाइजेशन लेवी जिसके हमने बात करी वो डिस्क्रिमिनेटरी है यूएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये एक्शनेबल है अंडर किस सेक्शन में, 301 जो होता है ट्रेड एक्ट 1974। तो सेक्शन 301 यूएस ट्रेड एक्ट क्या बात करता है, ये एम्पावर करता है यूएस टीआर को कि ये इन्वेस्टिगेट करे अपने ट्रेडिंग पार्टनर की पॉलिसी पे और कुछ एक्शन इम्पोज करे अगर वो अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी हो या नेगेटिव इम्पैक्ट दे यूएस कंपनीज को। तो ये रिपोर्ट क्या फाइंड करती है कि इक्वलाइजेशन जो लेवी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि ये अप्लाई होता है ओनली टू नॉन इंडियन डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर्स को। तो यूएस जो है कंपनीज फेस करती है एडिशनल टैक्स बर्डन अंडर डीएसटी। तो लिवी जो इम्पोज होता है कॉर्पोरेट टैक्स पे कंपनीज पे वो उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में। तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच पे होता है जो कॉन्ट्रोवीन्स करता है इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल पे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब नेक्स्ट जो जो लास्ट पॉइंट है वो है इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है। इक्वलाइजेशन लेवी जो है डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है बट ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक इंश्योर करता है लेवल पेइंग फील्ड विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स एक्टिविटी जो कि बड़े सारे रेजिडेंट प्ले करते हैं इंडिया में। दोज दैट आर नॉट ए रेजिडेंट जो रेजिडेंट नहीं है इंडिया में या कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इंडिया बेस्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑलरेडी जो है टैक्स के अंदर आते हैं और वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं फ्रॉम इंडियन मार्केट। लेवी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता अगेंस्ट यूएस कंपनी से इंडिया का रिस्पॉन्स है एंड इट अप्लाइज इक्वली टू ऑल द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, चाहे उनकी कोई भी कंट्री की कोई से भी रेजिडेंट हो, ठीक है। ये इस पे कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन नहीं है जो अप्लाई करता है कोई भी रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम इंडिया। ईएल जो है वो बेसिकली आपका एक एडिशनल सेफगार्ड करता है अगेंस्ट द बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS जो कि इंश्योर करता है फेयरनेस, हेल्दी कंपटीशन और एक्सरसाइज करता है गवर्नमेंट की एबिलिटी को। BEPS जो रेफर करता है एक्सप्लॉयटेटिव गैप और मिसमैच जो होता है ट्रेड रूल्स में जो कि MNC द्वारा होते हैं ताकि वो शिफ्ट करें उनके प्रॉफिट टू लो टैक्स रीजन के द्वारा। तो यहाँ तक की यही न्यूज़ है। 1.1 से लेकर 1.3 तक हमने कर ली है। नेक्स्ट में हम और भी देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय।